सभी को ब्रजेश मिश्र उर्वार की ओर से सादर चरण स्पर्श। जय चाणक्य, जय बबुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज अपने समय अनुसार शुक्रवार को 2 बजे लाइव आते हैं। और हम ही नहीं, हमारे साथ देश के विभिन्न हिस्सों से, चाहे वह चित्रकूट हो, वृंदावन हो, देहरादून हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर अपने बिहार के ही हमारे मधुबनी के ज्योतिष विज्ञान के जाने माने लोकप्रिय बड़े भाई श्री आचार्य राणा झा जी, हमारे औरंगाबाद के गो विधानसभा क्षेत्र के भाई रामाशंकर दुबे जी, सुनील मधुले उपाध्याय जी, अखिलेश पांडे, और अभी कल अपने विचारों से ब्राह्मण और उसके गुणों का परिचय डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी, जिन्हें मानस रत्न उपाधि मिला है और भारत के विभिन्न हिस्सों में कथा वाचने, राम कथा वाचने वह जाते हैं। बुधवार को हम लोगों की छोटी बहन बाल विदुषी हर्षिता किशोरी जी भी आई थी। आचार्य सुदर्शन दुबे जी अपने विप्र बंधुओं को जागृत करने का, सकल समाज को कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस अभियान में जो बोलने वाले योद्धा है सिर्फ उन्हीं की भूमिका, बल्कि इस मोर्चा के प्रयास में हमारे वह भाई भी जो इस कार्यक्रम को शेयर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, हम उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा समाज पूरी बेबाकी के साथ बगैर कोई लाग लपेट के अपनी भूमिका को अदा करना चाहता है, और इसीलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में चाणक्य विकास मोर्चा बगैर कोई संगठन के आज लोगों की जुबान पर आ चुका है। और बिहार के संदर्भ में, बिहार की शायद ही कोई राजनीतिक पार्टियां होंगी जो चाणक्य विकास मोर्चा के द्वारा किए जा रहे प्रयास को बहुत बारीकी से ना देख रही है, बल्कि उनके बीच एक छवि कि चाणक्य विकास मोर्चा आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं और भी लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए। हम यह नहीं कहेंगे कि हम सदस्यता में, चाणक्य विकास मोर्चा कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाता, अभी किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड पंचायत की बात कर रहा है, बल्कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे जब हम लोग आएंगे समाज में तो उस दिशा में बातें होंगी। हमारी राजनीतिक सोच के लिए
महत्वाकांक्षा के लिए हम स्पष्ट बोलते हैं। हमें कोई इस बात के लिए खराब नहीं लगता कि आप क्या सोचते हैं, कैसे लेते हैं हमारी बातों को, क्योंकि हम अपने समाज के लिए लालची जरूर है। अगर आपको लगता है कि ये ब्रजेश मिश्रा जाति के नाम पर महाठगी का कार्यक्रम कर रहा है, तो हम अपने समाज के लिए महाठग की भी उपाधि अगर हमको मिलेगी तो हम पीछे नहीं हैं। हमें लालची कहिए, क्रोधी कहिए, ईर्ष्यालु कहिए, ठग कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन हम आचार्य विचारक विष्णु गुप्त चाणक्य के वंशज हैं और हम अपनी बात आप तक पहुंचाने का जो दायित्व लिया है, अपने अभिभावकों के मार्गदर्शन में हम उसे बेबाकी के साथ पहुंचाएंगे। आज जो विषय है डिजिटल इलेक्शन का, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उससे हम कराना चाहते हैं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण का मामला हो या फिर SC/ST का, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर यह राजनीतिक षड्यंत्र, कूटनीति का खेल न चल रहा। अभी कल हमारे भाई ने हमें बताया कि जहानाबाद जिला के घोसी प्रखंड अंतर्गत एक गांव में किसी प्रकार गाड़ी चलाने का कार्य करने वाले 5 ब्राह्मण भाइयों पर मारपीट SC एक्ट में बदल दिया गया। हो क्या रहा है समाज में? एक तरफ आरक्षण की मार और दूसरी तरफ जातिवाद का जहर। डिजिटल इलेक्शन का क्या प्रादुर्भाव होगा, इसकी विविधता क्या होगी, इसकी गुणवत्ता क्या होगी और इसकी पूर्ति कैसे होगी, यह बिल्कुल विस्मय बोध का ज्ञान कराता है। लगता ही नहीं है क्या होगा, कल क्या होगा। आज हर पार्टी को वोट चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन क्या वोट सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम और आप सिर्फ कुर्सी पर MLA के रूप में, MP के रूप में, MLC के रूप में, मुखिया और सरपंच के रूप में लोगों के बीच सिर्फ अपनी साख बढ़ाते रहे, या विकास, जिस विकास की बात हम कर रहे हैं वह विकास कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा, इस पर कोई चर्चा जल्दी नहीं करना चाहता। और जब इस पर सवाल आप करेंगे तो आपके अपने ही लोग जो जय चाणक्य, जय परशुराम की बात करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं, बराह मिहिर की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, राजू दीक्षित की बात करते हैं, छोड़िए इन सबको, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, सुषमा स्वराज की बात करते हैं, अरुण जेटली की बात करते हैं, उनकी भी सारा बुद्धि उसी समय मंद पड़ जाता है जब उनको विकल्प के बारे में सोचना पड़ता है। आज विप्र बंधु की स्थिति क्या है यह किसी से नहीं छुपा। कल हमारे अभिभावक गोपाल तिवारी जी की बातों में बहुत सारी बातें हैं और हम अपनी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम लोगों को सबको जानता है ब्राह्मणों का इतिहास वर्तमान, क्योंकि हम जानते हैं कि यह रिसाइकलिंग का दौर है, क्योंकि सतयुग के बाद
त्रेता सतयुग में सच की स्थापना की गई थी। और ये हम नहीं बताते क्योंकि हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं। कलयुग के भी लगता है कि अंतिम चरण में हम लोग हैं। भले ही हम लोग कथा में कलयुग युगे प्रथम चरणे संकल्प में कराते हैं, लेकिन कलयुग अंतिम चरण पर दिखता है क्योंकि कोरोना के संक्रमण ने अपनी अदृश्य शक्ति का जिस तरीके से परिचय कराया है, उस आधार पर मैंने यह बात कही। सतयुग में सच्चाई की बातें होती थी, त्रेता में मर्यादा की बातें होती थी, जहां पे पुरुषार्थ और मर्यादा का ख्याल कैसे रखा जाए, इसका पूरा ध्यान त्रेता में दिया गया। चाहे वह ब्राह्मण वर्ण से हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, सभी की अपनी एक मर्यादा थी और सभी ने उसका पालन किया। और जब द्वापर का बात आया तो द्वापर में सच, झूठ, धर्म, अधर्म प्रकाष्ठा पर था। अपने पिता के छाती पर लात मारकर किस प्रकार लोगों ने अपने गद्दी सुरक्षित की है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। मैं उस राजा का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेते ही लोग मां बहन शुरू कर देंगे, लेकिन आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे बताने की आवश्यकता नहीं, महसूस करने की। क्योंकि इस भारत में भले ही वो चौथा पास हो, 9वां पास हो या मैट्रिक पास हो या बीए, अध्यात्म भारतीय संस्कृति को जरूर जानता है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। इसलिए उस काल को धर्म के रूप में देखा जाता है। और उस द्वापर के बाद जब कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ तो सुरसा की महल सुरसी कलयुग में बन गई है। कुर्सी ने अपना पूरा तांडव दिखाया। कलयुग में पुर्तगाल, डच, मुगल और ब्रिटिश हुकूमत ने किस प्रकार भारत में हम भारतीयों पर अत्याचार, शोषण या तरह तरह का प्रताड़ना किया है, यह छुपा नहीं है। हमारे ब्राह्मण परिवार के बड़े से बड़े दिग्गज जिनकी आहुति पर आज चर्चा नहीं होती, पर ब्राह्मण के विषय में यह जरूर कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने छुआछूत किया, ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उसका प्रमाण आज तक कोई नहीं दे पाता। अब आप सोचिएगा कि कोरोना का संक्रमण तरफ एक ऐसी महामारी से लड़ रहा है जो दिखता ही नहीं, उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई दूरदर्शी समाधान दिखता नहीं है, लेकिन हम युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये माना कि लॉकडाउन को समाप्त किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन को खत्म किया गया, पर आप गौर करके सोचिएगा। और अंधभक्त भाई लोग जो हमारे समाज में ज्यादा है, हमारे समाज का एक मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, जो हमारा भारतीय समाज है, जो सनातन धर्म है, वह अंधभक्ति में ज्यादा मशगूल है। चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, राजद के हो, जदयू के हो, आपके हो, हम के हो और बाप के हो, क्योंकि अब इतनी पार्टियां हैं कि आप, जाप, बाप, हम सब हो चुका है, मैं बचा हुआ है। लेकिन राजनीति में मैं का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए शायद कोई पार्टी का नाम मैं नहीं रखता। डिजिटल इलेक्शन की बात हो रही, वर्चुअल रैली की बात हो रही, बाकी बल्कि वर्चुअल रैली का शंखनाद भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान भारत सरकार के गृह मंत्री की
हम तो कहेंगे कि डुप्लीकेट कॉपी मोदी और शाह में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी वर्चुअल रैली को संबोधित करके कोरोना के संक्रमण में बड़ी बड़ी बात कहते। आप भाजपा के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, उनको मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी विपक्ष का एजेंट। मैं पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति हूं, पत्रिका का प्रकाशन करता हूं केवल सच के नाम से। या मेरा सौभाग्य कहिए या मेरी आदत, केवल सच ही बोलेंगे, परिणाम चाहे जो हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या जो अंधभक्त है, उनको हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया में जो लिखना है लिखिए, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। और आपको कहीं भी लगे कि ब्रजेश मिश्रा पुरवार के बानी में कहीं से मिलावट है, तो निश्चित तौर पे आप हमें जो दंड दीजिएगा, हमें स्वीकार है। हम कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं। हमने विषय डिजिटल इलेक्शन, बस एक सवाल मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह या अन्य किसी पार्टी से नहीं, बल्कि आम जनता यानी कि वोटर से करना चाहता कि डिजिटल इलेक्शन की बात हो रही। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यह भारत की जनता कितना प्रतिशत जानती है, यह गौर करने वाली बात है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज भी कई ऐसे गांव है जहां पे समुचित संचार क्रांति का रफ्तार वहां तक नहीं पहुंच पाया। इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, छोटा जो संचार क्रांति का वातावरण में हम लोग मशगूल हुए हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क की कमी की वजह से और बहुत गांवों में बिजली की उपलब्धता पूरी तरीके से नहीं होने की वजह से डिजिटल इंडिया का बात कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लगता है। आप गौर करके सोचिए, सरकारें आती हैं, कहती हैं कि हमने भैया डिजिटल वातावरण बनाया है। आप एक बटन दबाइए, आप जाति प्रमाण पत्र आए, प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र से लेकर जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, वह आपको डिजिटल रूप में आप कार्यकर बन सकता है। और सच है क्या, ये सोचने वाला विषय है। कितने लोगों को छात्रवृत्ति समय पर मिलता है डिजिटल युग में, यह बताने की आवश्यकता नहीं। और उससे भी बड़ी बात, चूंकि हम बिहार में और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो भाई हमारे सुन रहे हैं जरूर शेयर करिएगा। अभी से 2-3 महीने पहले आपको पता होगा कि सुशासन बाबू के एक बहुत ही करीबी 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ताबड़तोड़ रैली को ध्वस्त करने की ताकत अपने डिजिटल एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के माध्यम से बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है का प्रशांत किशोर ने किया था। मैं उसी प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, जो अमेरिका में डिजिटल इलेक्शन की दुनिया से अपनी यात्रा को शुरू किए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाई, लेकिन बीच में ही कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से गठबंधन टूट गया, या फिर आर्थिक रूप से जो पैकेज होगा मार्केटिंग का, या कोई और कारण से, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, और नरेंद्र मोदी के डिजिटल और जो ब्रांडिंग था सोशल मीडिया का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्रशांत किशोर ने लिया था, उस समय में नीतीश कुमार 2 विकेट पर ही टिके थे। यानी कि उनके अवधि
आरजेडी 4 कंधे को बरकरार रखने में कामयाब हुई थी। लेकिन चूंकि 2012 में जदयू और भाजपा का संबंध टूट गया था, शायद नीतीश कुमार को एक अवसर मिला और उन्होंने प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन की ब्रांडिंग का काम सौंपा। यानी कि डिजिटल वातावरण पूरे बिहार में बनाने की कोशिश की गई और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित होना पड़ा और बिहार में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन आदतों से लाचार हम तो विकास ढूंढते भैया, विकास की बात करते, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करते, डेवलपमेंट इन बिहार की बात करते। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं डिजिटल वातावरण ना हो। पर उनका वेबसाइट खोलकर देखिए, आप डिजिटल इलेक्शन की बात कर रहे हैं बिहार में, वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं बिहार में। उस बिहार में जिस बिहार के विभाग का वेबसाइट कितना बेहतरीन काम कर रहा है उसको आप गौर से देख सकते हैं। हमारे बिहार पुलिस के कप्तान या सरकार ये बात कहती है कि आप ऑनलाइन एफआईआर करिए, डिजिटल वातावरण का लाभ लीजिए। अरे जब फिजिकल एफआईआर में जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो डिजिटल एफआईआर करने में कितनी परेशानी है यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिहार में हम जाति, धर्म, क्षेत्र, परिवारवाद, वंशवाद और अपराधवाद को महत्व देने वाले लोग। हम बात करते हैं डेवलपिंग बिहार की। अभी आप सोचिएगा कि डिजिटल इलेक्शन कैसे होगा, डिजिटल इलेक्शन कैसे होगा और इस इलेक्शन में आप वोट कैसे करेंगे। अभी इस विषय पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ रैलियां हो रही है, क्योंकि अभी जो एनडीए का गठबंधन है उसमें भाजपा और जदयू, हो सकता है कि लोजपा कहीं यूटर्न ना ले ले और महागठबंधन का हिस्सा ना हो, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी संघ के द्वारा बहुत ज्यादा मार्गदर्शन में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हम कह भी सकते हैं कि काफी विकास हुआ है भाजपा का, लेकिन डिजिटल कार्यकर्ता के रूप में भी भंडा फूट चुका है। एक ही मोबाइल से कितने कितने कार्यकर्ता बनाए गए हैं। चिंता इतना सताने लगा कि एक दिन थाली बजवा दिया गया और दूसरे दिन कह दिया गया भैया लॉकडाउन, मतलब जो जहां है वही स्टील बाइक खड़ा हो जाए। आप देखिए इस देश की राजनीति और हमारे प्रदेश की कूटनीति। एक तरफ हमारे भाइयों को कह दिया गया कि आप लॉकडाउन में हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, और उस राज्य के जो नेता हैं या जो राजनीति करने वाले पुरोधा हैं उन्होंने राजनीति शुरू कर दी और यह कहा कि आप अपने अपने घर जाइए, हमारे यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद। 15 साल के कुशासन का या जंगल राज का मैं पक्षधर हूं, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि 15 साल वह सरकार के मुखिया रहे जो इंजीनियर है। एक इंजीनियर किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट का बहुत ही मजबूत और सशक्त माध्यम होता है। नीतीश कुमार इंजीनियर होने के बावजूद भी बिहार में विकास विकास जो हम लोग कहते हैं, विकास सबको आता है, सब कोई विकास की ही बात करता है। कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि विकास किसकी बात करते हैं, कहीं मेरे बेटे विकास की बात तो नहीं कर रहे, किस क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं। विकास का 4 मापदंड है। पहला शिक्षा। विगत कई वर्षों में आपने टॉपर का जो राजनीति देखा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने कितना विकास किया है आप देख सकते हैं। जो खुद स्कूल में पढ़ने की स्थिति में है वो मास्टर हो गया है, और जो योग्य व्यक्ति है उनका चयन नहीं हो पा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। और ये हम नहीं कर रहे, सरकार भी कर रही है। कई लोगों की छटनी करके देख चुके हैं आप लोग कि क्या खेल हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, आज अखबार में आया, मैं उस पर चर्चा करूंगा आज के अखबार में। दूसरा है हमारे विकास का चिकित्सा। क्या हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में?
बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, या किसी से छुपा है क्या? आप पीएमसीएच में चले जाइए, एनएमसीएच में चले जाइए, डीएमसीएच में चले जाइए, गया मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, या किसी भी जिला के रेफरल अस्पताल में चले जाइए, किसी भी प्रखंड के अस्पताल में चले जाइए, बुनियादी सुविधाओं का कितना उत्कृष्ट व्यवस्था है आपको दिख जाए। अगर नीतीश कुमार का शिक्षा व्यवस्था इतना दुरुस्त है तो उनको एक अपने विधानसभा में एक नियमावली पास करना चाहिए था कि बिहार में कार्यरत जो भी आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, या जनप्रतिनिधि क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र के नेता हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, ऐसी नियमावली बना देनी चाहिए। अन्यथा किसी भी तरह का शैक्षणिक भत्ता जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, इसका आदेश पारित करना चाहिए। अगर वास्तव में नीतीश कुमार विकास के प्रति समर्पित है और बिहार को शिक्षित वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्पित है, अगर ऐसा होता है तब तो मानेंगे कि हाँ भैया बिहार के विकास में आपका योगदान है। अन्यथा शिक्षा का जिस तरीके से एजुकेशनल रेप हुआ है, या किसी से छुपा नहीं, और हॉस्पिटल का भी वही आलम है। आप तो पीएमसी में चले जाइए, आपको बरामदे में इमरजेंसी में भी लोग मिल जाएंगे। आप बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां यह माना जाता है कि यहाँ पे लोग मरने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए ही आते। आप वहां की स्थिति देख लीजिए जाकर। अभी कोरोना के संक्रमण में जब स्टार्ट हुआ था कोरोना का संक्रमण का कहर, तो पीएमसीएच में कोरोना जांच की भी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ आईसीएमआर और एम्स में यह व्यवस्था थी। आप सोचिए बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में भी कितना विकसित हुआ। अब बात करते हैं सुरक्षा की। 15 साल के नीतीश कुमार के सुशासन में AK-47 से कितनी हत्याएं हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी के हम लोग के बड़े भाई विशेषर ओझा जी की भी हत्या AK-47 से हुई। बहुत से लोगों की है, लोजपा की भी नेता, हाजीपुर के लोजपा की भी नेता AK-47, बहुत लोगों की हत्या AK-47 से हो रही है। और हम कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अगर आपका डेवलपमेंट का सुरक्षा का यही मापदंड है तो आपके 15 साल में ग्लोबल मीट का, ग्लोबल साइनिंग का एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट आपके बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए सक्रिय नहीं दिखता। बल्कि आपके जो बिहार के भी उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो दूसरे राज्यों में उद्योग लगा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि यहाँ सुरक्षा का पूर्णतः व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग हिम्मत करके अपने बाहुबल के दम पर यहाँ इंडस्ट्री लगाना भी चाहते हैं, तो कमीशन का इतना बड़ा खेल है यहाँ उद्योग विभाग में कि आप सोचकर चुपचाप रह जाएंगे। चौथा ये रोजगार पर इंडस्ट्री, जिसकी हमने बात कही। अरे भैया नवादा का वासुदेव का चीनी मिल चालू कर दिया, बिहार में चीनी मिल है उसको चालू करिए, जूट मिल है, अशोक पेपर मिल है, अभी भी जो बंद पड़े कल कारखाने हैं, इस दिशा में भी अगर बिहार सरकार सोचती तो बात समझ में आता। शायद इन्हीं कुकर्म, लाचारी, विवशता की वजह से बिहारी मजदूर 1000, 1500, 2000 किलोमीटर से चलकर पैदल अपने घर आए। साइकिल से दिल्ली से आने वाली हमारी बहन सहरसा की श्रवण कुमार सिंह की उपाधि दी जा रही है। ये कितना शर्मनाक बात है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप उसको श्रवण कुमार की उपाधि देकर बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन आप इनाम देकर यह नहीं कह सकते कि आपकी सरकार बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है। 15 साल में विकास का यही मापदंड है, विकास का यही मापदंड है कि आप आज भी लालू का ही भय दिखाते हैं। आप गौर करके सोचिएगा, डिजिटल चुनाव की बात हो रही है। डिजिटल चुनाव का मतलब होता है ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट। मोबाइल आप खोलिएगा, आप ईमानदारी से मोबाइल का अध्ययन करिए। फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, और भी जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है, इन तमाम जगहों पे मोबाइल को खुलते ही आपको नरेंद्र मोदी जी का दर्शन हो जाएगा, जैसे भगवान श्री राम का दर्शन होता है। बिहार के सरकार, नीतीश सरकार का दर्शन हो जाएगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है।
की छवि दूसरे तरीके से होगी। और यही कमाल है डिजिटल वातावरण का, डिजिटलाइजेशन का, कि कैसे हम लोग काम करते हैं। और बिहार का विकास और नीतीश कुमार का कद, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बार लालू यादव भी पढ़ाने गए थे, जिनको कहा जाता है एकदम ललवा टाइप एकदम बोलते हैं, एकदम हंसी मजाक मिमिक्री करते हैं, इसीलिए इनको हंसी मजाक करने के लिए इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका दिया। और नीतीश कुमार के विकास के लिए दिया था कि डेवलपमेंट कैसे नहीं करने के बावजूद भी उस पर पर्दा डाल के डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर दिया जाता है, इसकी बात किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में कोरोना के संक्रमण में इनको 15 साल में इतने लार्ज स्केल पे राशन कार्ड बनाने की चिंता नहीं सताई थी। कोरोना के संक्रमण में इनकी बड़ी चिंता सताने लगी कि लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे, इनको राशन कार्ड बनना चाहिए, इनका वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, इनको विधवा पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन मिलेगा कब, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो फार्म भराया है, छटनी हो रहा है। लेकिन डिजिटल वातावरण में जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आएगा, अब देखिएगा लालू यादव चोर है, बड़े घोटालेबाज है, तेजस्वी यादव के पास बड़ी प्रॉपर्टी है, ये लोग भ्रष्टाचार है, नौवा पास है, तरह तरह की बातें, भ्रष्टाचार की बातें उजागर होगी। जैसे लोकसभा के चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा से बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2019 खत्म, रॉबर्ट वाड्रा का मामला खत्म। 2015 में यही नीतीश कुमार भ्रष्ट लालू यादव और अकूल संपत्ति अर्जित करने वाले तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन में शामिल करके लगभग 1.5 साल से ऊपर सरकार चलाने के समय में लालू यादव का गुंडा राज और लालू यादव का भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो इनको भ्रष्टाचार दिखने लगता है। आप इस बात को समझ लीजिए भैया, आप हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, आप सवर्ण है, आप पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, हम लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। लड़ते रहो बाजार में, जाति सूचक शब्द के नाम पर, आरक्षण की व्यवस्था के नाम पर, इसके नाम पर तो उसके नाम पर, और हम डिजिटल रैली का खेल करके चुनाव में सरकार बना लेंगे और 5 साल तक आप फिर डबली बजाते रहिएगा और झाल बजाते रहिएगा कि अगली बार औकात बता दे। और जब पूछेगा लोग उनसे तो बस एक ही जवाब मिलता है इस बिहार के लोगों से या देश के लोगों से, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। अरे समय के साथ सब कुछ बदलता है। सब हरिश्चंद्र के विकल्प राम थे क्या, राम के विकल्प कृष्ण है क्या, और कृष्ण के विकल्प कलयुग में 2 बड़े चरित्र वाले राजनेता पर अधिकारी और हम जैसे भ्रष्ट पत्रकार है क्या। मैं भी पत्रकारिता करता हूं, मैंने भी भ्रष्टाचार को कहा। पीली पत्रकारिता करने वाले लोग की बात करते हैं, तो विकास की बात करने वाले। आज नीतीश कुमार के पेपर में आया है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को उजाड़ दिया। अब मुस्लिम भाइयों को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस नीतीश कुमार को अपना रहनुमा मानते हैं, वह रहनुमा यह कहता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को यानी कि नालंदा को तहस नहस कर दिया था। नीतीश कुमार ने उसे फिर से बसा दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज के एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज का यह खबर है। सच है क्या? अब मुस्लिम भाइयों को सोचना होगा कि आप बख्तियार खिलजी को अपना नेता मानते हैं या फिर नीतीश कुमार को। ये आपको सोचना है, क्योंकि डिजिटल जब इलेक्शन होगा तो ईवीएम में जो पी बटन दबेगा वो तो भैया आपको सोचना है। अभी हमारे ब्राह्मण परिवार के कई ऐसे नेता बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास की गति बढ़ रहा है। तो कोरोना में रोक लो, जितना ताकत। अब हम बोलते हैं तो थोड़ा लोग कहते भी है कि बच्चे जी थोड़ा उग्र हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा तेज आवाज में बोलने लगते हैं। बोलते बोलते कुछ विषय पर जब पीड़ा अंदर कीड़े की तरह काटने लगती है तो मजबूर होकर बोलना पड़ता है। अभी
पर काम कर रहा है, उस पर चल रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वर्चुअल रैली की बात करके हम भारतीयों और हम बिहारियों के अधिकार यानी कि वोट का जिस तरीके से उन्होंने मानसिक बलात्कार करने का जो प्रयत्न किया है, इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा। अरे कोरोना संक्रमण में आप वैक्सीन की बात नहीं करते, आप कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए कोई ठोस उपाय की बात नहीं करते, बस सोशल डिस्टेंसिंग करके छोड़ दिया आपने और डिजिटल इलेक्शन के वातावरण में आप शामिल हो गए। और आप कहते हैं कि आप बिहार के प्रति सजग है, देश के प्रति सजग है, प्रधान सेवक है, चौकीदार है। अरे कैसा चौकीदार है कि कोरोना के संक्रमण से आप मुक्ति नहीं दिला सकते? आपको तो वर्चुअल रैली और डिजिटल रैली की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अभी जो समय चल रहा है इस समय में इलेक्शन का बात ही नहीं होना चाहिए था। बात होना चाहिए था कोरोना के संक्रमण से मुक्ति के लिए। लेकिन आपको तो कुर्सी से मतलब है भैया, किसी प्रकार से हासिल करो। कोरोना के संक्रमण में मध्य प्रदेश हासिल कर लिया आपने, राजस्थान में भी राजनीतिक ड्रामा का आपने खाद पानी डाल दिया है, और बिहार में तो अपने नियमता पार्षद पूरा करने की वजह से चुनाव का समय आ गया है। अरे कोरोना के संक्रमण में वो 20 लाख करोड़ पैकेज कहा है और वो 125 करोड़ कहा है, जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप तार ठोक ठोक कर पूछा करते थे। और आप वही सवाल पूछते थे नीतीश कुमार से, बिजली है, बिजली मिली, बिजली मिली, बिजली मिली। तो बिहार की जनता ने कहा नरेंद्र मोदी जी हम बिजली ले लेंगे नीतीश कुमार से, आप सत्ता से बाहर ही रहिए। और आपके तमाम कोशिश के बाद सुरक्षा है, सुरक्षा है, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा, बहुत प्रश्न पूछते थे। लग रहा था कि देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय के फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया आप ही हैं। और जैसी सत्ता से बाहर कर दिया बिहार की जनता के लोगों ने, बिहार के वोटरों ने, कि हम बिहार में जुमला नहीं देखेंगे। और आपकी हरकत देखिए डिजिटल ब्रांडिंग का, कि अमित शाह जी आए और कह दिए कि 125 करोड़ वाला बात जो था ना भैया वो जुमला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के और भी कई राज्यसभा को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ पैकेज की बात चुनाव संपन्न होते ही जुमला ना हो जाए। अब डिजिटल इलेक्शन में आप वोट कैसे करें? आप सोचिए कि बताया जा रहा है कि अमित शाह जी ने जो वर्चुअल रैली किया 1 करोड़ लोगों ने देखा। अब आप और रोज रैली कीजिएगा वही लोग देखेंगे आपको जो आपसे कनेक्ट है या आप जिन तक जोड़ पाते हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो आईटी सेल है उससे बड़ा आईटी सेल किसी के पास, कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो ये आरजेडी और जदयू और आप जाप हम ये लोग बेचारे कहां से कर पाएंगे? पर आप डिजिटल इलेक्शन पे बात करने वाले और कम से कम राजधानी में रहने वाले जो पटना के निवासी हैं, जो पिछले वर्ष बारिश के समय में सुशील मोदी के कृत्य, सुशील मोदी का ड्रामा आपने देखा था। अगर ऐसे ही ड्रामेबाज को, ऐसे ही लोगों को जो डिजिटल वातावरण की बात करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन विषयों पर बात कर रहा हूं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जानी जाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस कलयुग में विश्वास का दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती और करती है उसका नाम है। लेकिन बिहार की बात में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पौधा साबित होती है। हम धन्यवाद देंगे सीएए के मुद्दे पर, हम धन्यवाद देंगे धारा 370 के मुद्दे पर, हम धन्यवाद देंगे राम मंदिर के मुद्दे पर, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में डिजिटल रैली के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो वर्चुअल रैली है, हम इसका कड़े स्तर पर विरोध करते हैं। क्योंकि यह एक मजाक है हम बिहारियों के साथ कि हम कोरोना के संक्रमण में मुंह ढक के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप कहिएगा कि ब्रजेश पिताजी कभी मुंह ढक के आज तक लाइव आए ही नहीं, क्योंकि हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, सुबह शाम हवन करते हैं, हमें अपने वैदिक मंत्रों पर भरोसा है हमको कि हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं। और जो मास्क लगाकर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके
कि जो लोग भी बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नेता विधायक और हमारे बड़े नेता आएंगे, उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आपने पिछले 15 वर्षों में क्या किया है। एक दौर था 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी का, लोग कहते हैं जंगल राज, हाईकोर्ट भी कहता था, अब तो नीतीश कुमार के सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जंगल। तो लालू यादव के सरकार में एक ऐसी धारणा बना दी गई थी कि दूध न दही, जे ललुआ बोले वही सही। ये नारा चलता था कि दूध न दही, जे ललुआ बोले वही सही, और लोगों को ये लगने लगा था कि अब बिहार में लालू का कोई विकल्प नहीं है। पर अब बिहार वाले दृढ़ निश्चय के पक्का सबको सेवा का अवसर देते हैं और लालू यादव के हाथ से सत्ता छीनकर नीतीश कुमार के हाथ में दिया गया कि इंजीनियर साहब है, पढ़े लिखे विद्वान है, बड़े जानकार है, बड़े अनुभवी है, परिवारवाद का कोई मतलब नहीं, जातिवाद वंशवाद से थोड़ा दूर है और अपराधवाद से इनका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए सारा खेल शुरू हो गया। आरोप लगे कि नीतीश कुमार अपने जाति पूर्वी के आईएएस को दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पे बुलाते थे, यहाँ पे डेपुटेशन बुलाते थे। और आज भी कई आईएएस, एक ही आईएएस कई विभाग को देख रहा है, इनका भी सारा भंडा फूटने लगा है। कहा गया वो सृजन घोटाला, इस पे तो बात नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी। जब वो सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार करने वाला भाजपा के साधु से स्नान कर लेता है और वो बिल्कुल पाक पवित्र होता है, जैसे सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया। डिजिटल रैली का मतलब लोगों को गुमराह करना। हम भारत के लोग और विशेषकर बिहार के लोग, हम बिहार के लोग तो भैया अभी सही ढंग से इंटरनेट को भी नहीं समझे कि आखिर ये इंटरनेट क्या है। तो डिजिटल इलेक्शन की बात कहां से होगी। आज भी 85% हमारे बिहार की जनता अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है तो उसको साइबर कैफे में जाना पड़ता है, जो स्टूडेंट है उनको भी। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि क्या होगा। तो ये तो आपने तो मजाक बना दिया हम बिहार के वोटरों का। डिजिटल इलेक्शन का स्वागत है, डिजिटल वातावरण का भी स्वागत है, लेकिन डिजिटल वातावरण का स्वागत तब होता जब आप डिजिटल इलेक्शन अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में कराना चाहते हैं तो यहाँ का वातावरण भी डिजिटल बना देते। अरे यहाँ का तो इंस्पेक्टर साहब 4 बार में एक बार फोन उठाता है। यहाँ का मुंशी उस थाने का असली मालिक है और अब कह रहे डिजिटल युग है। यहाँ सीओ साहब और पीडीओ साहब का जो अवैध धंधा चल रहा है इस कोरोना के संक्रमण में भी, इसका डिजिटलाइजेशन के तरफ से भ्रष्टाचार दिखाइए। अगर वास्तव में डिजिटल वातावरण में चुनाव अगर होगा तो निश्चित तौर पे भारत का अर्थव्यवस्था मजबूती होगा, हमारा पैसा कम खर्च होगा इलेक्शन में। लेकिन वोट हम सही आदमी को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बगैर कोई अवेयरनेस के आपने डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली का काम शुरू कर दिया। यानी कि कोरोना के संक्रमण में मरना है तो मरो, क्योंकि हमारे पास अंधभक्तों की बड़ी फौज है। और एक बात और बता दें आपको कि अंधभक्त ज्यादातर सवर्ण समाज के ही है और ब्राह्मण तो अंधभक्त ही नहीं बल्कि नेत्रहीन भक्त है। उसको बस एक ही चीज समझ में आता है, विकल्प क्या है। लेकिन जैसे ही चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा, हमारे कई ब्राह्मण नेता है, सवर्ण नेता है जो बड़ा काम कर रहे हैं अभी मोदी जी और नीतीश कुमार की, लेकिन जैसे ही इनका टिकट कटेगा इनको, क्योंकि भी बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का वातावरण कुछ और था और 2020 का कुछ और होगा। नीतीश कुमार जी सबसे अधिक सीट पर लड़ेंगे, इसमें तो कोई सख्त संदेह होना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा सीट जो जदयू के खाते में चला जाएगा, तो वहां के जो भाजपा के जो अंधभक्त नेत्रहीन भक्त हैं
वह बसपा में, सपा में, राजद में, कांग्रेस में, आप में, जाप में, हम में और चाणक्य विकास मोर्चा में भी शामिल होने के लिए विवश हुआ और कोशिश करने लगे कि यहां से भी जुगाड़ लग जाए, कुछ ले दे के भी जुगाड़ लग जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसी अंधभक्ति का क्या मतलब कि जब पद मिले तो अंधभक्त और न मिले तो ठेंगा। डिजिटल रैली एक छलावा से ज्यादा कुछ नहीं। अभी भारत की जनता जो बिहार के लोग हैं उस पर भी बात करें। अभी कोरोना के कहर दिल्ली में किस तरीके से व्याप्त है और जिस रफ्तार से कोरोना का गति बढ़ रहा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन तो आया नहीं, नीरव मोदी और विजय माल्या तो आया नहीं, दाऊद इब्राहिम तो लाया नहीं जा सका, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना को भगाने का एक तरफ प्रयास की जगह पे डाइवर्ट किया जा रहा है चीन के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अरे हमने चुना ही है इसी के लिए आपको भैया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव जितवाने की रैली करने के लिए शायद भारत की जनता ने उनको प्रधानमंत्री नहीं चुना था। आपका तो काम ही हम लोगों ने चुना था कि अब देश की सुरक्षा, देश का विकास, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का एम्प्लॉयमेंट के प्रति आप सजग होकर काम करेंगे। आप अगर चीन से मुकाबला कर रहे हैं, चीन डर रहा है, बहुत अच्छी बात है और डरवाने में अगर हम लोग जैसे लोगों का भी भूमिका है तो हम लोग भी भूमिका निभाएंगे। लेकिन कोरोना भागेगा कैसे, इसको बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नहीं आएंगे, पुतिन यहाँ नहीं आएंगे और नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के साथ साथ इमरान खान की बात से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली में आप बता क्या रहे, आप क्यों नहीं बताना चाहते कि बिहार में पिछले 15 सालों में जितनी हत्या हुई है उन अपराधियों को क्या दंड मिला, बिहार में उद्योग कल कारखाने कितने खुले, रोजगार की संभावनाएं कितनी बढ़ी, ग्लोबल मीट का फायदा क्या हुआ, हर साल बिहार में बाढ़ की बर्बादी से रोका कैसे जाए, पटना को डूबने से बचाया कैसे जाए, इस पर कहां चर्चा किया। बस अपने भक्तों के बड़ी फौज को लेकर जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही थी, ठीक वही नीति अभी चल रहा है। हम ऐसे ही डिजिटल चुनाव में वोट देने की बात करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ, कुछ देगा चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में और मध्य में, इनमें से कोई नहीं। उसी तरीके से पूछा जाएगा, आप सोचिए कि आपका मोबाइल का स्क्रीन 4 इंची बाई 7 इंची है। आप हर विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में, हर विधानसभा के क्षेत्र में 20 से 25 उम्मीदवार, कहीं 30 उम्मीदवार भी होते हैं। तो बहुत से उम्मीदवार का तो पता ही नहीं चलेगा कि किसमें बटन दबाना है। इसका मतलब है कि यह चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र। मेरे बात को गंभीरता से सोचिए कि आपके पास मोबाइल में, क्योंकि सब लोगों के पास आईपैड नहीं है, सबके पास टैब भी नहीं है, अरे बहुत लोगों के पास तो बढ़िया कंपनी का मोबाइल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों का जब लिस्ट उनका चुनाव चिन्ह के साथ आएगा तो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों का आगे पीछे बढ़ाते हुए पता चलेगा कि टाइम आपका समाप्त हो गया और आप नोटा दबा सके और न किसी पार्टी को वोट दे सके। और अगर जो समाधान सुलझे हुए, जो पके पकाए हुए जो अंधभक्त है, उन लोगों को ये मालूम होगा और बगैर कोई तेल लगाए हुए, बगैर कोई जनता को हाथ पैर पकड़े हुए चुनाव में जीत जाए। आप लिख लीजिए कि डिजिटल रैली में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगर डिजिटल रैली का जो वातावरण चल रहा है, कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता है डिजिटल रैली यानी डिजिटल इलेक्शन में बिहार में एनडीए की सरकार बनाने से। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी तो राजनीति के
चाणक्य कहे जाते हैं आज के तारीख में, भले ये चाणक्य है नहीं, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य है। और ये चाणक्य का खान पहनकर डिजिटल इलेक्शन का बात करके स्पष्ट कर बिहार ही नहीं बल्कि देश में आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। या तो वो किसी न किसी बड़े पार्टी में विलय कर ले। हो सकता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को शायद इस बात का ज्ञान हो गया होगा 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, इसीलिए उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम का विलय भाजपा से कर दिया। वही वातावरण बिहार में बनेगा। जब क्षेत्रीय पार्टी को समर्थी कर रहे तो निर्वाचन आयोग ऐसी नियमावली लानी चाहिए ताकि उनको निबंधन ही न मिले। पता ही नहीं चलता कि डिजिटल वातावरण कैसे जाना चाहिए। आप नोटबंदी किए, डिजिटल वातावरण बनाए, कैशलेस के बाद के लिए पेटीएम लाए। आप अपनी रैली का कितना पेटीएम से भुगतान किए हैं आप लोगों के बीच बता दीजिए। अगर भारत का प्रधान सेवक ईमानदार है तो मानना हमने माना, पूरा देश मानती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पीएम फंड का कि आपदा का समय का वो आंकड़ा नहीं लोगों के बीच रखती है। तो आप लोग हरिश्चंद्र हैं, आप भी नहीं रखते। आप कहा हरिश्चंद्र? कितना नोट बदला गया, बड़े नेताओं का कितना नोट बदला गया, कितने बड़े इंडस्ट्रीज का नोट बदला गया। यह बात सार्वजनिक होनी चाहिए थी। या आम आदमी गरीब आदमी की तरह बड़े बड़े करोड़पति भी 4,000 और 10,000 ही बदली कर कराए थे क्या नोटों? आपने ब्रांडिंग किया कैशलेस का, डिजिटल वातावरण का। भारत का बैंक बंद होने के कगार में आ गया। पेटीएम कहां का? आप हम भारतीयों को स्वदेशी वातावरण की बात कही जाती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सारा का सारा प्रोडक्ट हो वो सब फॉर्मल, सब विदेशी। अरे अब तो हमारे सरदार पटेल जी की यूनिटी ऑफ स्टेट जो एकजुटता का प्रतीक है वो अभी चीन के द्वारा बनाया हुआ है। बड़ा शर्म का बात है, बड़ी बड़ी बातें सोची सीख। हम धीरे धीरे समय के साथ चलते हैं, वातावरण बदल रहे हैं। हम कहां चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इस पे बात करना चाहिए। अगर वास्तव में हिंदुस्तान में विकास की कहानी लिखी जा रही है, विकास की कहानी अगर लिखी जा रही है तो उसको खुल के बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री चुना है हम लोगों ने, कभी आप हम लोगों को गुमराह करते हैं कि प्रधान सेवक, पता ही नहीं चलता कि तुरंत इनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है। जब चुनाव होगा तो कहेंगे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, चुनाव संपन्न हो जाएगा तो कहेंगे प्रधान सेवक। अच्छा कोई और चुनाव आएगा तो कहेंगे कि प्रधान चौकीदार। पता ही नहीं चलता कि ये है। आखिर एक व्यक्ति का इतना चेहरा गजब टाइप का बात होता है। नीतीश कुमार तो कम से कम नीतीश कुमार और सुशासन बाबू, लेकिन मोदी जी है, 56 इंची है, युग पुरुष है, विवेकानंद है, राम है, कृष्ण है, प्रधान सेवक है, प्रधान चौकीदार है, चाय वाला है। अच्छा कोई सवाल कर देगा तो कहेगा कि प्रधान सेवक पर बड़ी उल्टी फुल्टी सवाल की जा रही है। तो डिजिटल रैली में हम ब्राह्मण कहां पर बैठे? आप लिख लीजिए, जो सवर्ण भाई है, मेरा भाई और महादलित भाई को तो इस डिजिटल वातावरण में ऐसा ठगा जाएगा, इस प्रकार ठगा जाएगा कि सब SC/ST है का आरक्षण धरा का धरा लग जाए। जो ब्राह्मण है उनको होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पहले जरूरी है या कोरोना के संक्रमण से मुक्ति।
पूछिए। अभी शशिकांत जी हैं, उन्होंने लिखा कि कोरोना से बचाव जरूरी है और बिहार में सरकार को चुनाव जरूरी लग रही है, जनता परेशान है, किसी को ध्यान नहीं है। शशिकांत जी, आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपने वही बात कही है जो बात हम भी कर रहे हैं, यानी कि पूरे बिहार का एक ही पीड़ा, कोरोना से मुक्ति, इस महामारी से मुक्ति, इस भयंकर प्रकोप से मुक्ति। लेकिन यहां तो सरकार बनाने की चिंता सता रही और अंधभक्त कहेंगे कि बड़ा नेतृत्व में अच्छा सरकार चल रहा, तेज रफ्तार से चल रहा, इतना तेज रफ्तार से विकास चल रहा था कि आज तक नमूना हत्याकांड का मामला वही का वही, सृजन घोटाला का मामला वही का वही, बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर का मामला वही का वही, वो घोटाला भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन सृजन में सब खत्म हो गया और विकास का जो पांचवा भाई बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले पैदा हुआ, जिसका नाम है आत्मनिर्भर, ये विकास का पांचवा भाई है। चार सगे भाई, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, और पांचवा सौतेला भाई आत्मनिर्भर। और हम अंधभक्त कहेंगे कि भैया जो हमारे चाचा है विकल्प, हम उनको कैसे चुने? समझ में नहीं आता कि विकल्प के अभाव में हम अपने देश के विकास का मजबूत संकल्प भूल जाए। आजादी के 73 साल में हर घर शौचालय बनाने की बात चल रही है और हम कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। श्रीधर पांडे जी पूछते हैं कि डिजिटल एक्शन की कितनी संभावनाएं हैं, और दूसरा सवाल इनका सोशल मीडिया के चुनाव में भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती दिख रही है। देखिए भैया, सोशल मीडिया का पहला तो सवाल था डिजिटल एक्शन की कितनी संभावनाएं हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के समय में संभावनाएं नहीं है। यहाँ तो एक टिकटॉक आप लोग देखते हो, ये भी चीन का है माल, और बगैर चीन के माल का हिंदुस्तान में फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। भले ही नरेंद्र मोदी आपके घर में झालर हटा दे, सामान खरीदने के लिए मना करवा दे, लेकिन इनका सारा काम चीन से होता है। और इनके गुरुदेव सरदार पटेल भी चीन से ही बनकर आए हैं। तो इनके यहाँ टिकटॉक जो देखिएगा तो टिकटॉक पे एक बहुत बढ़िया कलाकार आता है और वो बोलता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो जरूरी का नाम नरेंद्र मोदी रखते हैं। ठीक उसी तरीके से होगा डिजिटल चुनाव, और संभावनाएं तो दिखती ही नहीं है, बल्कि संभावनाओं को सत्यता की ओर ले जा रहे हैं अमित शाह जी वर्चुअल रैली करके। इसलिए संभावनाएं तो है। सवाल है दूसरा आपका, सोशल मीडिया का चुनाव में भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती दिख रही है। अरे 2014 के लोकसभा चुनाव से ही सोशल मीडिया का चुनाव में दबदबा बढ़ गया, और यही कारण है कि देश में यूट्यूब चैनलों की बाढ़ आ गई। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पे आप 15 दिन और इंतजार करिए, हिस्सा बढ़ जाएगा टिकट का, नेता ही नेता नजर आएंगे, कोरोना साफ हो जाएगा। कोरोना दिखेगा ही नहीं, कोरोना नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि जो समाचार चैनल है उनका सरकार किस तरीके से उनको हैंडल कर रही है ये आप देख सकते हैं। और जो चैनल या जो लोग बजट की वजह से लोग भी, और भी हमारे अभिभावक भी, बोलने वाले वक्ता चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, महादलित हो, शूद्र भी नहीं कर सकते हमारी व्यवस्था पे, SC ST का मामला है। तो आप सबके सब नजर आपको आएंगे कि कोरोना के संक्रमण में सब लोग मुक्त हो गए और वर्चुअल रैली में तब्दील हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का ठेका दिखाया जाएगा। आप यह सोच लीजिए कि वर्चुअल रैली का मतलब है कि नेताजी को कोरोना से नेताजी को संक्रमण फैल सकता है कोरोना के वातावरण से, इसलिए वो वर्चुअल रैली करना चाहते हैं। आपको हो कोरोना, आप मरे, वोट हमें
और नहीं तो भक्ति में बटन दबाना है तो दबाते रहिए और अपनी माँ बहन बेटियों के आप लुटवाते रहिए, अपने प्रदेश का असमत लुटवाते रहिए। बिहार की जो छवि मात्र 2 से 3 महीने में पूरे दुनिया में बनाई गई है कि बिहार लगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, काना इमेज है हमारा। क्योंकि हम जिस तरीके से पैदल व्हील चेयर पे हमारे बच्चे जो मजदूर के बच्चे थे, हमारे जो श्रमिक के बच्चे रास्ते में दम तोड़ दिए, उनका हाय नीतीश कुमार को जरूर लगेगा और नरेंद्र मोदी भी इससे बच नहीं पाएंगे। शायद यही कारण से कि कोरोना के संक्रमण में लोग सीधा सवाल करेंगे गांधी मैदान से या उन सभाओं से। इसी वजह से डिजिटल इलेक्शन का खेल शुरू कर दिया गया है और वर्चुअल रैली की जा रही है। आइए ना, घर घर घूमिए ना, गली गली जाइए ना, बताइए विकास की बातें, पूछेंगे सवाल आपसे। कोरोना में कितना मास्क पहुंचाया लोगों के घर में, कितना सैनिटाइजर दिया, कहां सैनिटाइज हुआ। अरे आज तक जो मच्छर मारने वाला जो मशीन चलाया जाता है उसमें लावा का छिड़काव कभी होता ही नहीं, बस धुआं ही धुआं। लोग सोचे कि मच्छर भाग जाएगा, लेकिन मच्छर ऐसा ढीठ प्राणी है कि तू धुआं उड़ाए जा, हम अपने कोने में जगह बनाए हुए। आप वही खेल डिजिटल इलेक्शन में करने जा रहे हैं और हम बिहार के लोग भावना में बहकर, अंधभक्ति में बहकर वैसे लोगों को भी महत्व देने के लिए आगे। आप सोचिए कि जो बाहर में आपको साथ छोड़ दे, ये वही सुशील मोदी है ना। अगर इस डिजिटल रैली में अगर जदयू से ज्यादा सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नीतीश कुमार को दुलत्ती मारा जाएगा। नीतीश कुमार भी सुन लीजिए कि अगर डिजिटल रैली में भारतीय जनता पार्टी को जदयू से अधिक सीट मिली, आपको लात मारकर सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और आप उस सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जो 2019 के बरसात के समय में जो पटना डूब गया था, वह अपने मोहल्ले को लोगों को भी छोड़कर भाग गया। वह कोरोना में आपको मुक्ति दिलाई, वो डिजिटल इलेक्शन की बात करके अपने आप को कोरोना से मुक्ति पाना चाहता है। आप समझिए भैया, आप अंधभक्त हैं, मैं तो नहीं। अगर योग्य उम्मीदवार मिले तो बटन दबाएंगे पी का, अन्यथा चाणक्य विकास मोर्चा विकल्प के रूप में हर जगह काम करें। हम जानते हैं चुनाव नहीं जीतेंगे, पर वैसे दुष्टों को जो बिहार के साथ घिनौना मजाक करता है, उन लोगों को हरवाने में अहम भूमिका निभाए। और अगर बिहार की जनता ने, अगर गोवा की जनता ने, गया की जनता ने, भागलपुर की जनता ने बिहार के दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज और लखीसराय, बेगूसराय के वातावरण में हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर जनक विकास मोर्चा एक मजबूत विकल्प के रूप में आपको दिखाई देगा। तो लोकीनाथ प्रसाद जी सवाल पूछते हैं, नीतीश कुमार लॉकडाउन में एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकले, मजदूरों की स्थिति भी नहीं देख रहे हैं, जबकि लोगों को संदेश दे रहे हैं मास्क लगाइए, काम पर जाइए, अपने बाहर निकलने में क्यों डर रहे हैं। आप लोग ऐसा सवाल कर दिए, आप ही तो कचरे का सवाल करते हैं, ऐसा ऐसा सवाल पूछिएगा। नीतीश कुमार जी कभी इमरजेंसी वाली जगह में गए? बताइए, इतना नरसंहार हुआ, मौका मौका दंगा हुआ, स्पॉट पर कभी जाते हैं? ये कभी लालू यादव है ना? ये घरे से सब खेल खेलते हैं। इनके जो IAS है, इनके जो IPS है, उन लोग मोर्चा से भागता है। नीतीश जी को तो खुद डर लगता है कि बुढ़ापा में कहीं कोरोना हो गया और हम ठीक भी हो गए तो हम कैसे भाग लेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम बोल रहे थे इको माइक पर आपको और समय भी ले लिए हैं। एक सवाल आया है, बिहार चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका क्या रहेगी? कहीं मंथन तो किया होगा आपने? ब्राह्मणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जो ब्राह्मण उम्मीदवार है, मेरा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि वह अगर किसी दल से उम्मीदवार है तो निश्चित तौर पे हमें बताएं। और अगर आपको दल ने आपको टिकट से वंचित कर दिया है या आपको टिकट नहीं देगा तो आप
निश्चित तौर पे चाणक्य विकास मोर्चा के साथ चलने को तैयार अगर हैं तो हम लोग, हमारी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। लालू की कमी विपक्ष को कमजोर कर रहा है, कितनी सच्चाई है? ये सवाल सोनू यादव हिलसा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी का है। सोनू जी, लालू की कमी विपक्ष को कमजोर ही नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष को खत्म कर दिया है। और लालू के जेल में रहने की वजह से, या यूं कहें कि जेल के आड़ में हॉस्पिटल में रहने की वजह से सत्ता पक्ष को फायदा ही फायदा है। अगर लालू जी रहते तो इस कोरोना के संक्रमण में तो ये दो राहु और केतु, जो मोदी और नीतीश कुमार, जो बिहार में सुशील कुमार, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सुशील कुमार मोदी की। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों का खेल लालू यादव कोरोना के संक्रमण में खेल समाप्त करते थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं था, क्योंकि आज भी कुदरी का लाल की भूमिका निभाने में वो सक्रिय है। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है, उस मामले में कानून ने उनको सजा दिया है। हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष के ना होने का ही लाभ इनको मिल रहा है और आगे मिलेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर तेजस्वी यादव, सोनू यादव को हिलसा विधानसभा क्षेत्र से अगर टिकट नहीं देते हैं तो चाणक्य विकास मोर्चा आपके साथ कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बनाकर आपको विजय श्री का माला पहनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारे साथी प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या रहेगी चुनाव में, ये तो मजदूर भाई बताएंगे किस तरह से उनका झुकाव बढ़ रहा है। अगर मजदूरों का झुकाव कोरोना के संक्रमण के आतंक झेलने के बाद भी, अपने बेटे, अपने परिवार को खोने के बाद भी, अगर मजदूर विकल्प की बात नहीं सोचते तो भैया उनको कोरोना का आतंक तो झेलना ही पड़ेगा और सरकार के निकम्मेपन का भी दंश झेलना पड़ेगा। और अगर जिस तरीके से कोरोना में वृद्धि हो रहा, जिस तरीके से कोरोना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा, इसी तरीके से खेल चलता रहा तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के कहर करोड़ों से ऊपर हो जाएगा और आप कोरोना से मुक्ति में अपने परिवार का, अपने पूर्वजों के संपत्ति का बेच कर खाएंगे, क्योंकि आपकी निकम्मी, निठल्ली, लालची और बेशर्म सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने जा रही है। बल्कि आपने देखा होगा कि कोरोना के संक्रमण से क्वारंटाइन करने का जो मामला था, उसको भी कह दिया गया कि अब किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आप कोरोना से संक्रमित हैं, घर जाइए, पूरे घर को संक्रमित करिए, पूरे परिवार को संक्रमित करिए, पूरे गांव को संक्रमित कीजिए, पूरे जिला को संक्रमित कीजिए, पूरा बिहार हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा। वैसे में आपको सोचना है कि आप मजदूर हैं, ना सरकार ने आपके लिए कल कारखाने दिए, ना ही कोरोना से मुक्ति दे रही। हमारे ब्राह्मण समाज पर बार बार आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने किया क्या है, समाज के लिए किया क्या है। आज भी अगर सरकार कोरोना से मुक्ति चाहती है, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप ईमानदारी से देखेंगे तो वैदिक मंत्रों का खेल चल सकता है और हम और आप अहम कड़ी बन सकते। लेकिन ऐसा तब संभव है जब देश के सूबेदार नरेंद्र मोदी जी, देश के सूबेदार और इस प्रदेश के सूबेदार नीतीश कुमार जी वैदिक, सनातन धर्म के वैदिक मंत्रों का पर काम कर सके। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के लोग
चाणक्य की बात होगी तो ब्राह्मण की बात होगी। टिकट मिले या ना मिले आपको, क्योंकि बहुत से अंधभक्तों को टिकट नहीं मिलेगा। ये गांठ बांध लिया कि गठबंधन में आप अगर ब्राह्मण हैं तो 2, 4, 5 लोगों को छोड़कर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो सलाहकार है अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव होगा, इनका नेतृत्व स्वीकार है। और स्वाभाविक सी बात है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में अधिक सीटों में नीतीश कुमार लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जिस दिन बड़ी पार्टी, क्योंकि लालू का राजद नहीं है, ये मोदी का भाजपा, अगर 80 सीट पे भाजपा जीत कर आती तो शायद नीतीश कुमार किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में भले नजर आते, मुख्यमंत्री नहीं रहते। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप तो ब्राह्मण के वोटर हैं, ये सब पार्टियां करती है, और भाजपा मानती ही नहीं कि आप ब्राह्मण हमारा वोटर भी। अगर वोटर होते तो आपको भी नेतृत्व का मौका मिलता। क्या हर बार 15 साल में सुशीला मोदी ठिका लेंगे डिप्टी सीएम का? इन्हीं के पास से भी होता है, बस इसीलिए कि सुशील मोदी है नरेंद्र मोदी क्या होगा कि अश्वनी चौबे को उप मुख्यमंत्री बना दे, मंगल पांडे को उप मुख्यमंत्री बना दे, विनोद झा जी को उप मुख्यमंत्री बना दे, टुन्ना जी पांडे को उप मुख्यमंत्री बना दे, है होगा ये देवेंद्र ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दे, उप मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करे, है इनके अंदर ताकत। सबको पता है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वहां जाइए, आपको ऊपर फोटो नजर आएगा नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और बीच में जेपी नड्डा जी का, और नीचे फोटो नजर आएगा संजय जायसवाल का, सुशील मोदी का। यानी कि 5 पंडित राजनीति के जो भाजपा के अभी जो बैनर में दिख रहे हैं, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, मतलब बदल भी सकता है, लेकिन आप निश्चित रूप से लिख लीजिएगा बैनर बदलेगा, हर हाल में बैनर बदलेगा, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा ने आवाज उठाया है तो ये बैनर भी बदलेगा और तस्वीर भी बदलेगी राजनीति की। अगर आप चाहें तो आप गौर करके सोचिएगा कि उस 5 फोटो में जेपी नड्डा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ वैसे ही नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप चाणक्य हैं, आपको ठेका दिखाया जा रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य खुद चाणक्य बन गया। वो कह रहा है कि हम ही चाणक्य और हम बनेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, आपकी जरूरत नहीं, रहना है तो रहिए, नहीं तो निकलिए। लेकिन हम बेशर्म ब्राह्मण, मुझे बोलने में कोई खराब नहीं लग रहा, क्योंकि हमें अपने विकास से वंचित रखा है इन लोगों ने। आपको ना आरक्षण का लाभ, अरे आप धारा 370 से जम्मू कश्मीर को आजादी दिला सकते हैं, एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर स्वदेशी का वातावरण बना सकते हैं। तो अगर आप में इतना संकल्प है, आप इतना डेडिकेटेड है भारत के प्रति, तो इस देश में आरक्षण मुक्त भारत की संकल्पना क्यों नहीं? आपके एजेंडे में कांग्रेस मुक्त भारत है, आरक्षण मुक्त भारत क्यों नहीं? आपके एजेंडे में क्षेत्रीय पार्टी मुक्त भारत है, तो एससी एक्ट मुक्त भारत क्यों नहीं? आप गुमराह कर रहे हैं हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे सवर्ण को, और आप वैश्य भी नहीं, क्योंकि जो वैश्य वर्ग है, जो छोटा तबका है, वैश्य वर्ग का जो छोटा दुकान चला रहा है, छोटा व्यवसाय कर रहा है, इस कोरोना के संक्रमण में वो भी परेशान है। लेकिन आपको क्या, आपको तो डिजिटल रैली करना भैया, आपके पार्टी में फंड है, आपकी सरकार है, आपकी व्यवस्था है, आपका टेक्नोलॉजी है, और आपके पास बल्क लेवल में अंधभक्त भी। स्वाभाविक सी बात है, डिजिटल का खेल तो आप खेलेंगे, लेकिन अगर हमारे ब्राह्मण
उन IAS IPS की बात नहीं कर रहा, मैं उन दरोगा DSP और SP की बात नहीं कर रहा, मैं BDOC और DM की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं उस IAS ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सुविधाओं से लैस है। हम उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, असहाय है, पूजा पाठ में टिका हुआ है। उसके सोचने के लिए एक बार भी डिजिटल अपील नहीं किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा कि मंदिर बंद है, कर्म कांड बंद है, पूजा पाठ बंद है, शादी विवाह बंद है। तो ये जो ब्राह्मण है वो कैसे जीवित होंगे? लेकिन हम क्या करेंगे? ज्यादा दीजिए ना, का कर भाई, हमारा पास कोनो विकल्प है का? मगा के लोग यही बोले जी हमने के पास कोई विकल्प ना है, तो जी तो मजबूरी में चुने पड़ा है, तब मजबूरी में चुनवा हूं तो भोगे पड़ता हुआ। 1947 से लेकर 2020 के पहले, अभी जो आज के पहले तक मगध के ब्राह्मणों को राजनीति में न सिर्फ भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, हम आप तो कुछ तो पार्टियां नहीं बनी है, इन सबने ठेका दिखाया। ये सबके सब सिर्फ वोट देते रहे। कोरोना के मुक्ति के लिए सरकार को वैदिक मंत्रों से हवन करवाना चाहिए, और अगर वह नहीं करवा सकती है तो हम ब्राह्मणों को यह अनुमति दे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैदिक मंत्रों से हवन करके। और हवन में कितनी शक्ति है, ये वनस्पति अनुसंधान लखनऊ केंद्र भी कहता है, और पूरा विश्व का जो वैज्ञानिक है वो भी जानता है कि वैदिक मंत्रों से जो हवन होता है उससे वायरस समाप्त होता है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण से मुक्ति सनातन धर्म का वैदिक रीति ही, नीति ही कारगर होगा। अन्यथा डिजिटल रैली में सरकार भले ही नीतीश कुमार की बन जाए, ज्यादा सीट आए तो भाजपा की बन जाए, और कहीं विकल्प बदल गया तो नया चेहरा भी आ सकता है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे बड़े बड़े भाई जो आचार्य हैं वो सब के सब ब्राह्मण के भी क्या जो नियम सिद्धांत है, कानून है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए मैं उन चीजों पर ज्यादा बात नहीं करता। और ऐसा नहीं कि हम चालक विकास मोर्चा के बैठक कर रहे बात कर रहे तो सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहे, बल्कि ब्राह्मण पंचपौनिया फॉर्मूला को लेकर चलने वाला साथी है। यानी कि हर अनुष्ठान में पंचपौनिया यानी कि 5 जाति एक साथ सम्मिलित होती है। और इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग अलग हो जाते हैं, बल्कि हर जाति और हर व्यवसाय के लोगों का जुड़ाव होता है। उसको भी कोरोना के संक्रमण में राजनीतिक दृष्टिकोण से खत्म कर दिया गया। आप अगर ईमानदारी से देखेंगे तो ये कोरोना पॉलिटिकल इवेंट है, और इसको पॉलिटिकल इवेंट की तरह डिजिटल इलेक्शन का जो कम्युनिकेशन बढ़ाया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है लोगों को। अरे भैया, जिस देश की आधी से आधी आबादी अभी साक्षरता दर को पूरा नहीं कर पा रही है, आप वहां डिजिटल इलेक्शन करा के क्या करना चाहते हैं? छुपा हुआ है क्या किसी से? प्रधानमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, DGP कार्यालय, कोई भी कार्यालय में आप डिजिटल आवेदन देकर भेजिए, एको को काम होता है क्या? एक काम होता है तो बताइए। डिजिटल आवेदन दे रहे हो, PM, CM, गवर्नर, DGP, DMSP, CO, BDO, SDO, DSP, थाना, आवेदन दीजिए, आराम भरोसे रहिए, खोल के देखता भी नहीं। कहेगा कि हम लोग ये नंबर ले लीजिए और चेक कीजिए कि आपका फाइल कहाँ है। अरे भैया, ये ड्रामा बंद करिए। आनंद मिश्रा जी का एक सवाल है कि डिजिटल, अगर आप लोगों के पास सवाल है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर समय, क्योंकि मैं ज्यादा बोल देता हूं तो आप लोग का भी समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए अगर कोई प्रश्न है तो दीजिए, ताकि मैं जल्द जल्द बोल आपको, क्योंकि मैं भी एक कहर के रूप में ही आपके पीछे टूट पड़ता हूं और आपका 1.5-2 घंटा बहुमूल्य समय ले लेता हूं।
लेकिन मैं इसलिए ले लेता हूं कि 2 घंटा आपको आनंद ही सही, पर आपको कोरोना के संक्रमण में घर में रहने के लिए कम से कम बांध के रखता हूं। इतना बधाई तो ले ही सकता हूं आपसे। आनंद मिश्रा जी का सवाल है, डिजिटल साक्षरता अभी हुई नहीं है, सरकार डिजिटल चुनाव की बात करती है। पहले सब लोगों को डिजिटल साक्षरता करना होगा, तभी डिजिटल चुनाव संभव। आप भी आनंद भैया गजब सवाल करते हैं। डिजिटल साक्षरता का क्या जरूरत है? जब अंधभक्त उनके पास मौजूद है तो डिजिटल साक्षरता की जरूरत क्या है? अरे यहाँ तो जो एक्चुअल एजुकेशन का जरूरत है वो तो है ही नहीं। यहाँ क से कबूतर के जगह पर क से कमल पढ़ाया जा रहा है डिजिटल। आप कहाँ हैं और क्या मतलब है डिजिटल साक्षरता का? अरे आज भी हर साल इलेक्शन के समय में ईवीएम मशीन को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कई चुनाव करा चुका है वो भी फिर से अनुभव लेने जाता है। क्या मजाक है आप इस देश में, भारत देश में। अब ज्यादा दिक्कत होगा चुनाव में डिजिटल समय में। तो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, धारा 370, एनआरसी, चीन, जापान, पाकिस्तान आपको दिखाई देने लगेगा। 56 इंच, कोरोना, थाली, शंख, घंटी सब सुनाई देने लगेगा। रॉबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाला, लालू यादव का चारा घोटाला, फलानवा का ये घोटाला दिखाई देने लगेगा। यही तो है डिजिटल। एक से अब नीतीश जी के पार्टी के कार्यालय के पास एक बड़का सा बैनर लगा है, भाई और भरोसा। भाई का नाम लालू यादव, अब भरोसा का नाम नीतीश कुमार। क्या भरोसा करें नीतीश कुमार पर, जो कोरोना के संक्रमण में एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला? हम नहीं बात करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनसे उम्मीद नहीं करता बहुत। लेकिन नीतीश कुमार जी से उम्मीद करता हूं। जब एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति कोरोना के संक्रमण में अपने प्रदेश के लोगों के बीच नहीं आ सका तो क्या मतलब बनता है? इसलिए डिजिटल चुनाव संभव है और हो भी जाएगा। हमारे यहाँ आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नियति तय कर चुकी है। वर्चुअल रैली शुरू हो चुका है। हाँ, भले वर्चुअल कोरोना के संक्रमण में अगर बिहार की जनता अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल चुनाव का बहिष्कार करती है तो निश्चित तौर पे यह डिजिटल इलेक्शन फिजिकल इलेक्शन में तब्दील हो सकता है। अभी तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तब तक जब तक कोरोना के संक्रमण से मुक्ति मिले या न मिले, पर कोरोना के रफ्तार पर अंकुश लग जाए, यह प्रयास होना चाहिए। अगर कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लग जाता है तब चुनाव हो तो बात समझ में आती है। अब डिजिटल चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग में भी चुनाव होगा तो ऐसे भी 50% वोट पोल होता था, अब 30% होगा। यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं या जो अंधभक्त है वही जाएंगे बूथ पर और वोट देके चले आएंगे और एक बार विजयश्री का माला पहना दिया जाएगा। और जब डिजिटल चुनाव होगा हमें तो हंसी आती है सोच कि जब डिजिटल चुनाव अमेरिका की तरफ तर्ज पर विचार किया जा रहा है तो 6 चरण में चुनाव का होगा भाई। जब डिजिटल चुनाव होगा तो 6 चरण की क्या आवश्यकता है? एक दिन में पूरे 243 बिहार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जब डिजिटल चुनाव होगा तो कोई बूथ की आवश्यकता ही नहीं, कोई बूथ की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब डिजिटल चुनाव होगा तो आपके मशीन पर जब ऐप ही लोड करना है, हर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐप होगा और उसी ऐप के आधार पर वोट पोल करना है तो एक दिन में ही यह कार्यक्रम संभव है। यह जानबूझकर, क्योंकि वर्चुअल रैली में कहीं ऐसा ना हो कि एक ही श्रोता, एक ही दर्शक हमारे वर्चुअल रैली को देखता रह जाए और हम चुनाव विकल्प के संकल्प में हमारे ब्राह्मण भाई चाणक्य विकास मोर्चा के पास अपना बायोडाटा जरूर भेजे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको टिकट दिलवा देंगे, लेकिन अगर आपका बायोडाटा हम लोगों के पास रहेगा तो हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच भी इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई चुनाव अगर
भूमिका निभाएगा। कहेंगे सर्वे भवन कुसुमिना सर्वे संतु निरामया, बहुत कह दिया, बहुत बार कह दिया हम लोग। हम बात करते हैं सत्यनारायण भक्त की कथा पर कि हम सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत विश्व विजयी हो, हम विश्व कल्याण की बात करते रहे और हमें और हमारे लोगों पर, सवर्णों पर, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों पर SC ST एक्ट का केस मुकदमा चलते रहे और हम विश्व विजयी होगा अभियान में चलते रहे। हम बात करें डेवलपमेंट की, हम बात करें चांद और मंगल में पहुंचने की और भारत में आरक्षण की व्यवस्था आगे बढ़ी रहे। इसलिए चालक विकास मोर्चा आपसे अपील करती है कि आप अगर किसी भी बिहार के विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि हम लोग उस पर गहनतापूर्वक अध्ययन करके हम लोग उस पर काम कर सके और आवाज लगा सके। आप जिस पार्टी से चाहते हैं उसी पार्टी का नाम लिखिए ताकि हम उस पार्टी में हमारा चालक विकास मोर्चा डेलीगेट के रूप में जाकर मिलेगा कि आपकी पार्टी हमारे बराबरों को टिकट देगी या नहीं देगी, और अगर नहीं देगी तो हम आपके पार्टी का बहिष्कार उस बिहार के विधानसभा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम टिकट चाहते हैं वहां नहीं मिलता है तो हम वहां पे पुरजोर विरोध करेंगे। और अगर आप ब्राह्मण है और अगर आप चालक विकास मोर्चा की इस अपील को ठोकर मारते हैं या किसी भी ब्राह्मण संगठन के अपील को आप अगर नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों का कोई संगठन हो, तो आप गांठ बांध कर लिख लीजिए कि आने वाले समय में ब्राह्मण संगठन भी आपके साथ आगे नहीं चलेंगे और आपको अपने गांव में अपने लोगों के बीच प्रताड़ित होकर रहना पड़ेगा और आपकी आवाज ही बनने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। यह बात भी गांठ बांध के रख लीजिएगा। अरे अंधभक्त भी बनिए, अंधभक्त बनिए, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, परशुराम का, चाणक्य का, अपने पूर्वजों का और अपने वंशजों का, अपने नौनिहालों का, अन्यथा आपके वंशज आपको वाले दिनों में उस खटिया पर छोड़ देंगे जिसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे वशिष्ठ भगवान की बातें अगर आपको कहीं खराब लगी हो तो आप तो डिजिटल मैं भाषण दे रहा हूं, मेरा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डिजिटल लगेगा, कुछ बोलिए देगा तो क्या करेंगे। डिजिटल है, कोई बोल देगा, कोई नेता का कोई उखाड़ लेगा, क्या कुछ उखड़ेगा। ये बात जरूर सोचिए। हम भोजपुर जिला के बाद अब भोजपुरी के आदमी डराए दादा कहेगा हमने क्या दादा बा आरा जिला घर बा आ कौन बात के डर बा हमने के डर ले जाना। बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से आगे ले जा जेकर 80 वर्ष के बुढ़ापा में भी तलवार इतना तेज रफ्तार से भागेला जितना तेज रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस पटना से दिल्ली ना भागेला। ये सब लोग के बता देना चाहते नहीं। और ऐसे भी बिहार में आरा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, शिवहर, इस सब एरिया में तो भोजपुरी वातावरण के माहौल बा कि कुछ कहे की जरूरत नहीं है। और हमनी के जे मैथिली भाषा में मैथिली भाषा हमें ना बोले आवेला, लेकिन जे हमनी के जे झाट की लोग मानो जे मैथिली भाषा के हमनी के भाई बा वो आगे ना छोड़ी। इस जरूरत ध्यान रखे की जरूरत बा और अन्य क्षेत्र में सब शक्ति दिखावल जाई तो कर्म के धरती है, अकर्म के धरती में जो हो सके लागू होई। हिमांशु शेखर जी ने एक सवाल किया है, बिहार थक गया है पुराना चेहरा देखकर, कोई नया चेहरा है बिहार का। हम तो यही बात कहते चले आ रहे, नया चेहरा हो सकता है, आप भी और हम भी, कोई और भी बनाने की जरूरत है। अभी आप देख रहे हो एक नया चेहरा के रूप में एक महिला पुष्पम प्रिया के नाम से फेमस है, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। यह विकल्प बनाना पड़ता है ना। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में पास नहीं किए तो घर बैठ जाते हैं, बीपीएससी की तैयारी शुरू कर देते, वहां भी गड़बड़ा गया तो रेलवे बैंकिंग के छोड़ देते एसएससी का, वहां भी हम गड़बड़ा गए तो विकल्प के रूप में ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं। अच्छा वहां भी काम नहीं बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो नौकरी मिल नहीं सकता है।
हिसाब से चेहरा देखने की जरूरत है। एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर मजबूत दृढ़ निश्चय के लोग अगर सदन में बैठते हैं तो न बिहार में कभी बाढ़ आएगा, न बिहार में कभी सुखाड़ आएगा। क्योंकि कोरोना का तो बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और चीन के द्वारा षड्यंत्र और भारत के राजनीति की कूटनीति का एक नतीजा है। बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन बिहार में बाढ़ को मैं राजनीतिक आपदा मानता हूं, क्योंकि यह ऐसी आपदा है जो एक बार बाढ़ आता है तो कई साल का चुनाव का खर्च निकल जाता है। इसलिए भैया नया चेहरा आपको तलाशना है और नया चेहरा तलाशेंगे। नया चेहरा बेटा सुतोष कुमार भी अभी आ रहे दिखेंगे जो राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाए। तो अभी आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी वो बताता है कि बुनियाद का जन्म कैसे हुआ। अब बिंद बताएगा कि हमारा जन्म कैसे हुआ है, महिलाओं के बारे में किस तरह के अभद्र टिप्पणी करना है। अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आरक्षण की बात, प्रतिशत का आरक्षण है बिहार में महिलाओं को, यही आरक्षण है कि महिलाओं के बारे में अभद्र बात करने वाला भाजपा का नेता बिंद पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह भूमिहारों की उत्पत्ति, भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताएगा। इनका अपना जन्म हुआ है, इनका बाप जो है जिनका नाम लिखे होंगे ये सर्टिफिकेट में इन्हीं का बाप है। इस बात का कोई प्रमाण है क्या? इनको कोई बताया होगा कि ये तो बाबू जी है? ये सबके साथ यही फार्मूला लागू होता है, हमारे साथ भी यही फार्मूला लागू है और बिंद साहब के साथ भी यही फार्मूला लागू होता है। ये कैसे पता होगा कि कौन क्या है नहीं है? ये बुनियाद ब्राह्मण के प्रति जिस तरीके से इन्होंने बात कहा बिंद साहब, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सुशील मोदी नहीं लेंगे क्योंकि इनको पता है कि गिरिराज सिंह कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए, कहीं सीपी ठाकुर का खेल न चालू हो जाए। क्योंकि सुशील कुमार मोदी तो यही चाहते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहारों को आपस में लड़वाते रहो, क्योंकि ये भूमिहार ब्राह्मण एक ही वर्ग है लेकिन आपस में बटे हुए हैं, इनको लड़वा के चकनाचूर कर दो। लेकिन हम इस बार कृत संकल्पित है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने वंश के साथ दगा नहीं करेंगे। बिंद साहब पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक बैठक करके हम लोग न्यायालय में एक मामला दर्ज करेंगे। एक सवाल है, सच का डंका सुने ना कोई, झूठ ढोलकिया बजावे चली जाए, भोला मिश्रा बोल गया। बिल्कुल भैया, आपको सादा चैनल स्पर्श है जो ब्रजेश मिश्रा बोलता है, यह ताकत कहीं ना कहीं आप बड़े भाइयों से मिलता है और आप श्रम, कर्मठता और ईमानदारी और लगन के वजह से ही हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संगठन मंत्री को एक पत्र लिखकर भेजा कि बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी के 3 दशक से अधिक समय से सेवा करने वाले डॉक्टर राम मिश्र को, भोला मिश्रा को मनोनीत किया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ दगा किया तो यह ब्रजेश मिश्रा संकल्प लेकर कहता है कि मैं जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करूंगा। यह एक चाणक्य के वंशज का कृत संकल्प है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप भले भारतीय जनता पार्टी के नेता रह सकते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करूंगा, इस बात का संकल्प लेता हूं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में आप नेता नहीं बनेंगे? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अगर हमारे आप जैसे योद्धा जो 3 दशक से अधिक समय से परिश्रम कर रहा हो, जब उसको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों को क्या जरूरत मिलेगा? और मुझे चाहिए भी नहीं। जिस पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं, उस पार्टी में मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। बोला भैया, और ढोलकिया बजाने वाला का ढोल फटता भी है और ढोल फटेगा भी, इसीलिए डिजिटल चुनाव का ड्रामा चल रहा है। एक सवाल है, क्या टिड्डी क्रिया को लेकर बिहार सरकार पूर्ण रूप से तैयार है?
अरे भैया, बिहार का कृषि मंत्री नीरा पर बात करता हो, उस पर टिड्डी के विषय में जानकारी भी होगा। आप भी तो गजरे बात करते हैं। जो भी सवाल भाई उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लिखे टिड्डी कीड़ा। प्रेम कुमार जी का टिड्डी कीड़ा क्या देखिए, प्रेम कुमार जी को देख लीजिए, जहां जहां आए विभाग में कितना काम हुआ देख लीजिए। और प्रेम कुमार जी का व्यवसायिक क्षेत्र में गया में क्या अपातु भाव है, आप ईमानदारी से गुप्त रूप से पता कर लीजिए। अगर हम लोग विकल्प बन के आए तो प्रेम कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी और कुछ लोगों का नाम अभी गुप्त रखते हैं, इन सब लोगों का आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा और जांच होगा। या अचानक से ही एक बार 1000% का विकास के दर से बढ़ने वाले लोगों के पास पैटर्नल प्रॉपर्टी कहां से है? तो टिड्डी पर बिहार सरकार कहां से गंभीर होगी? अरे कोरोना में हम गंभीर नहीं, अब टिड्डी पे बात करती है, काहे मजाक करते हैं मेरे साथ? कोरोना जैसा इतना खतरनाक बीमारी में टिड्डिया कुछ करेगा? टिड्डी आदमी को थोड़ी खाता है, तो फसलें में खाता है। फसल के चक्कर में यहाँ पर जो अंतरिक्ष शक्ति है, जो टिड्डिया दिख रहा है कि टिड्डी को हम लोग मार सकते हैं, आग लगा के भगा सकते हैं, लेकिन कोरोना के कैसे भगाएंगे? जो कोरोना के प्रति समर्पित होकर कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं संकल्पित है, उनको टिड्डी कीड़ा की चिंता सता रहा है। अब यहाँ पर कृषि मंत्री टिड्डी का चिंता कर रहा है, तो अपना विधानसभा चुनाव में सिंह का माला कैसे पहनेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें लगा हुआ है कि आपको कृषि के क्षेत्र में टिड्डी का खेल का ध्यान देना है। इन सब चीजों से मुक्त रहिए। और बिहार के जो लोग भाई हैं, जो ब्राह्मण भाई हैं, वो कृपया, मुझे मालूम है आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या नहीं मालूम, मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो एक धोखा है वर्तमान समय। मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल इलेक्शन खराब, एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा बिहार के हर क्षेत्र में, ताकि एजुकेटेड लोग ही डिजिटल वातावरण का सही सदुपयोग कर सकते हैं। और जो एजुकेशनली डिजिटल वातावरण को नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ उस वोट के साथ सिर्फ भद्दा मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए डिजिटल चुनाव का व्यक्तिगत झलक विकास मोर्चा नहीं, बल्कि मैं व्यक्तिगत इसका विरोध करता हूँ। और अभी इसका इसलिए विरोध करता हूँ कि कोरोना के संक्रमण में तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। कोरोना को कहर को शांत करने की तकनीक पर काम करना चाहिए, वर्चुअल रैली में नहीं करना चाहिए। आप वर्चुअल रैली में पैकेज के बाद बात करिए, आप हमें कोरोना से मुक्ति कैसे मिलेगा, वैक्सीन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, या इसके लिए भी चीन का इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना की तरफ वैक्सीन भी भेजेगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाइए, और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। हम फिर सोमवार को आपको मिलेंगे ठीक इसी समय पर 2 बजे। इसके बाद जो भी हमारा जो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जो भाई है वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जिन ब्राह्मणों को मेरी बात से तकलीफ लगा होगा, क्योंकि अंधभक्त मैंने कहा है आपको, मैंने उनको अंधभक्त कहा है जो अपने विषयों को नहीं समझते और अंधभक्ति में शामिल होकर वैसे लोगों का गुणगान करने में लगे हैं जो पीठ पीछे उनकी शिकायत करते हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि आप सोशल मीडिया पर अंधभक्त हैं, पीठ पीछे आप ब्रजेश मिश्रा